नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील सुतार इंडियन रेलवे में सिलेक्टेड हूं और आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026 की क्लासेस चल रही है। इसमें हमने एक क्लास पढ़ ली है, तो आज हम सेकंड सेट इसका करेंगे। 7 मई 2026 की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम आज की क्लास में करेंगे। और पहली क्लास में भी दोस्तों अच्छे लेवल के सवाल आए थे, तो उनको हमने विद कॉन्सेप्ट सीखा है कि किस प्रकार चीज़ों को करना होता है और कैसे चीज़ें काम करती है और इन चीज़ों को कितनी कितनी बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि आगे के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो तो आपको सवालों में दिक्कत ना आए और आप उन सवालों को कर पाए। ठीक है, हम जो सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो तो करने ही करने हैं, जो नए सवाल आते हैं उनको भी करना है। तो उनके लिए अपनी बेसिक चीज़ें या अंडरस्टैंडिंग वो सारी चीज़ें इस क्लास में आपको मिलती रहेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल क्लास है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है PYQ के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना, पूरी क्लास को देखना और प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। डेली आपके पास ये क्लास आएगी। ठीक है, और आप इसमें से जो भी टेस्ट आप लगाए नहीं है तो आप शुरू से लगाइए। अभी एक टेस्ट हुआ है, पीछे रह जाओगे, नहीं तो आप साथ साथ लगाते चलिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला सवाल देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 4,000 रुपये अंकित करता है। एक त्योहार के दौरान वह पहले अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। एक सप्ताह बाद अधिक लाभ अर्जित करने के लिए वह छूट प्राप्त मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है। इन क्रमिक परिवर्तनों के बाद वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो, ये सवाल दोस्तों आप विद इन सेकेंड कर सकते हैं और विदाउट पेन कर सकते हैं। 4,000 का 25% 1/4 1000 रुपये बढ़ा दिया इसने। देखो, छूट दी है, सॉरी बढ़ाया नहीं है। तो 4,000 में से 1000 रुपये छूट दे दी, 3,000 रुपये बचे। अब कह रहा है कि छूट प्राप्त मूल्य पर 20% की वृद्धि कर दी, तो 3,000 का 20% 636 आंसर हो जाएगा बिल्कुल, है ना। अगर आपको लिख के करना है तो आप ऐसे करेंगे, 4,000 का 25% छूट दिया मतलब 3/4 इंटू 20% वृद्धि कर दी मतलब 120/100 कर दो इसको सीधा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 4 से ये कट जाएगा दोस्तों 10 बार, तो 12 आती है 36, 36 आंसर बन जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंक x के स्थान पर रखा जाए ताकि 3 अंकीय संख्या 4 से डिविजिबल बन जाए। देखो, 2x और 2 आपको 4 से डिविजिबिलिटी का रूल दोस्तों सभी को पता है। लास्ट 2 डिजिट किससे डिविजिबल होनी चाहिए? लास्ट 2 डिजिट किससे होनी चाहिए? 4 से डिविजिबल होंगे तो वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। और 2 का आपको पता है लास्ट का कितना डिजिट दोस्तों? लास्ट का 1 डिजिट। और अगर मैं 8 का पूछूं तो 8 में लास्ट के 3 डिजिट अपने देखते हैं, 3 डिजिट। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताता हूं आपको आज, 8 के में ये सवाल कर लेते हैं फिर मैं 8 का बताता हूं। देखो, इसमें लास्ट के 2 डिजिट आपने 0 रखा, 02 बनेगा, है ना। यहाँ पे इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ देखो 02 बनेगा, 02 में 4 का भाग नहीं जरा नहीं, फिर 1। अब यहाँ पे इसने ये भी बोलना था कि मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए। 1 रखेंगे तो देखो 12 बनेगा, 2 रखेंगे तो 22 और 4 रखेंगे तो 42। वैसे भी इसने ऑप्शन इस तरीके से दिए, देखो सारे ऑप्शन में नहीं रख दिए। 02 इसमें नहीं जाएगा, 22 है इसमें नहीं जाएगा, 42 में नहीं जाएगा, तो जाएगा किस में? इसमें। इसका मतलब x की वैल्यू आपने क्या रखी है? 1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया चीज आपको सिखा रहा हूं। क्या? 8 से डिविजिबिलिटी का रूल है। इसको हम क्या चेक करते हैं? लास्ट के 3 डिजिट से। लेकिन हम लास्ट के 2 डिजिट से भी चेक कर सकते हैं। 1 2 4 5 6 ये मान लो कोई संख्या है, ठीक है। 8 से डिवाइड करना है, हमें पता करना है। वैसे तो हमें ये चीज देखनी होती है लास्ट के 3 डिजिट, लेकिन आपको ट्रिक बता रहा हूं। आप क्या किया करो, अगर तीसरा डिजिट ये इवन है, बाकी इसके बाद 2 डिजिट आएंगे, इधर कितनी भी संख्या हो कोई फर्क है क्या? बताओ। कॉन्सेप्ट देख लीजिए, लास्ट के फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 डिजिट हो गए
और ये तीसरा डिजिट है ये इवन होना चाहिए, मतलब सम संख्या होनी चाहिए। अगर ये सम संख्या है तो ये जो भी संख्या है ना इसमें डिवाइड करके देख लो सीधा 8 का, अगर भाग जा रहा है तो वो पूरी संख्या में भाग जाएगा। आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दिया करो। समझ गए? अब देखो यहाँ 4 है, ये देखो यहाँ कितना है 56, है ना। मान मैंने क्या बोला कि अगर ये इवन नंबर है तो इसको छोड़ दो, इसको चेक मत करो, ओनली लास्ट 2 डिजिट में चेक करो क्या 8 का भाग जा रहा है, जा रहा है 8 7 56 जा रहा है, मतलब इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। ठीक है। अब कुछ मेरे भाई होंगे जो बोलेंगे सर ये तो चलो आपने इवन के लिए बता दिया, अगर ओड के लिए आए जैसे मान लो यही संख्या यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ 56 आ गया, है ना, कुछ भी कर लो, 5 आ गया या 7 मान लो, यहाँ पे कुछ भी मान लो। अगर मान लो यहाँ पे मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर ओड नंबर आएगा इस प्रकार, यहाँ पे लिख देता हूँ ओड नंबर, ये ओड नंबर है, फिर इसके बाद 2 डिजिट आने, ये 8 से चेक करना हो तो आप क्या करो, अगर यहाँ पे विषम संख्या है तो आप इसमें ऐड कर दिया करो 4, इस लास्ट के 2 डिजिट में 4 ऐड करके देखो क्या 8 का भाग जा रहा है क्या, क्या करना है 4 ऐड करके देखो कि 8 का भाग जा रहा है क्या, तो वो संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी अगर 8 का जाएगा तो। ठीक है, नहीं तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए, इसे मैंने लिखा 1 2 7 5 6। ठीक है, अब इसमें अगर यहाँ सम संख्या होती लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, आपने तीसरा देखा 7 है, विषम संख्या है, इसमें 4 ऐड करेंगे 56 और 4 60, 60 में 8 का भाग नहीं जाता तो इस संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, जिसे मैंने लिखा 2 3 5 6 7 और 6। अब इसमें देखो ये तो सम संख्या आ गई, इसको मैं कर देता हूँ दोस्तों 3 कर देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। 8 से 8 में देखो 3 है, विषम संख्या है, ओड नंबर, तो इसमें क्या करोगे 4 ऐड करो, 80 बनेगा, 80 में 8 का भाग जा रहा है क्या, आप बोलेंगे जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी 8 का भाग जाएगा। ठीक है, तो आपका एक स्टेप कम हो जाएगा अगर आपने ये सारी चीजें सीख ली तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, यहाँ ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो कुल धनराशि आपको निकालनी है। तो 4000 का 2 साल के लिए कितना बनेगा 10%, 4 साल का नहीं सॉरी 10% का 2 साल के लिए 21% बनेगा। बोलो आपको क्या निकालना है, 4000 का 121% निकालना है, तो 2 जीरो मैंने सीधा सीधा काट दिया क्योंकि परसेंटेज से आनी है, इधर लिखने का क्या है सीधा करो, 1 जीरो ही आएगी, 1 जीरो इसमें आ रही है, इन दोनों में ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ये दोनों हो सकते हैं, 4 एकम 4, तो लास्ट में देखो 40 आएगा, यहाँ पे तो 80 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर हो गया। तो कुछ सवाल ऐसे आते हैं पेपर में दोस्तों, सारा पेपर टफ नहीं आता, कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो आप विद इन सेकेंड कर सकते हैं, और जो थोड़े अच्छे लेवल के सवाल होते हैं या नए टाइप के सवाल होते हैं उनमें आप अपने बेसिक तरीका लगा के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, लेन देन कोड में 92,419 13 से डिविजिबल नहीं है, इसे 13 से विभाज्य बनाने के लिए संख्या के अंत में सबसे छोटी संख्या को संलग्न करना है, तो वह संख्या क्या होगी। देखो एक तो बोलता है कि संख्या में क्या जोड़ें, तो वो अलग बात है, और एक संलग्न करना है मतलब साथ में अटैच करना है, ये चीज आपको बतानी है। मतलब क्या हुआ 92,419, यहाँ पे मैं कौन सी संख्या अंक रखूं, संख्या का मतलब अंक रखूं कि ताकि ये डिवाइड हो जाए किससे 13 से, वो अपने इसमें डिवाइड करके देखेंगे हमें क्या चाहिएगा वो रख देंगे। वैसे आपको 13 का रूल पता होना चाहिए, 13 के रूल के अकॉर्डिंग, 13 के रूल के अकॉर्डिंग ये संख्या फंस जाएगी फिर, तो आप इसमें डिवाइड करो 92,419। ठीक है, यहाँ पे हमें संख्या रखनी है तो यहाँ पे 13 का डिवाइड करो, 13 साथी 91, 1 13 एकम 13 आ गया, फिर 1, फिर भाग नहीं जा रहा 0, फिर 9 13 नी में 117 हो गया, फिर 2। अब देखो 9 तक यहाँ तक उतर गया, अब आपको ये वैल्यू रखनी है, क्या रखोगे बताओ, 2 वाली लाइन है 20 वाली, 20 21 22 23 करके 30 तक, कौन सी संख्या है जिसमें 13 का मल्टीपल है, आप बोलेंगे सर 13 दूना 26, 26 है, तो यहाँ 26 चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू मेरे को 6 चाहिए, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आई क्या सभी को। अगर दोस्तों मैं ये पूछता कौन सी संख्या इसमें ऐड करें, आपने डिवाइड किया, यहाँ पर बचा 2, तो कितनी संख्या यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा इसके साथ ताकि ये डिवाइड चला जाए, तो यहाँ तो आपके पास रिमाइंडर 2 बचा था, और लेकिन मेरे को 13 से डिवाइड करने के लिए 13 में 13 का भाग करने के लिए इसमें 11 ऐड करूंगा तब ये 13 बनेगा, मतलब इसमें 11 ऐड करना पड़ता मेरे को यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, ये दोनों सवाल अलग अलग है, दोनों को ध्यान से देख लीजिएगा।
अगला सवाल देखिए, चार संख्याएं हैं, इनका रेशियो दिया हुआ है आपको, इनकी वैल्यू भी दी है, तो आपको डी का मान पूछे। देखो ए का मान 6, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई बी माइनस 2। देखो ए प्लस 2 रेशियो बी माइनस 2 है, तो ए अपॉन ये बी हो जाएगा ना, ए रेशियो बी है, इसको आप ए अपॉन बी लिख सकते हो, पता ही है। बी का मान 8, 8 में से 2 गया 6 आ गया, बराबर सी प्लस 4, तो 12 और 4 हो गया 16, और ये कितना हो जाएगा डी माइनस 4। ठीक है, इसका मतलब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि सर ये रेशियो 8 का डबल 16 है, तो ये भी 6 का डबल 12 होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू 12 होगी। बात समझ में आई क्या? इसकी वैल्यू अगर 12 होगी दोस्तों, तो आप बोलेंगे डी माइनस 4 बराबर 12, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। आप इसको रेशियो बना के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ध्यान दिया करो, ये रेशियो है जितना उसका अनुपात भी यही होगा। इसको आप लिखेंगे 4/3 बराबर में 16 बटे कितना आ जाएगा डी माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4d माइनस 16 इक्वल टू में 16 थी 48, ये 64, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 16। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जब विद इन सेकेंड आप इसको कर सकते हैं, तो आप इतना लंबा क्यों करें, ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आंसर। अगला सवाल, 10% किसी वस्तु पर 10% की 3 क्रमिक छूट के तुल्य एकल छूट निकालनी है। तो दोस्तों 3 छूट है, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है 10 से 9 हो जाएगा, सिंपल है। अगर मैं इसको 10 प्लस 10 प्लस उसमें करूंगा तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले 10 और 10 में लगाऊंगा, है ना, 2 3 है ना 10 है, इस प्रकार। या फिर आप क्या कर सकते हो, 3 वाला फॉर्मूला याद है वो लगा लीजिए, नहीं तो सिंपल है 10 से 9 3 बार हो रहा है, 3 बार कर दो, 1000 से 729, 1000 से 729, है ना, यही बनेगा 9 की क्यूब 729, कितना कमी हो रही है 271 की, 1000 पर, तो 100 पर कितनी होगी, 10 का भाग दे दिया मैंने सब में, तो यही आएगा 27.1। अगला सवाल, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 6 और 10 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता हो। दोस्तों इस प्रकार के सवालों को आप विद इन सेकंड चेक कर सकते हैं। कैसे, देखो 7 से डिवाइड करने पर 5, 6 से डिवाइड करने पर भी 5, 10 से डिवाइड करने पर भी 5, तो आप बताओ तीनों में से किससे चेक करोगे? आप बोलेंगे सर हम 10 से चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि 10 से भाग करने पर यूनिट डिजिट होता है, वही तो रिमाइंडर होता है, समझ गए ना। तो आपने देखा कि 10 से डिवाइड करें, इसमें रिमाइंडर आ रहा है 4, इसमें रिमाइंडर आएगा कितना 3, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 5, इसमें कितना आएगा दोस्तों 9। क्या आपके पास आंसर ये नहीं हो गया क्या? आप बोलेंगे सर हो गया। अब अपने क्या चेक करेंगे, ये तो हो गया आपका आंसर, इसका मतलब क्लिक किया पेपर में, ऐसे ही करना है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के सवाल सिंपल आते हैं तो ऐसे ही करना है। अगर बढ़िया लेवल के सवाल बनते हैं तो फिर अपने को बेसिक भी पता होना चाहिए। चलो अब ये तो हो गया इस तरीके से। अब इसमें बेसिक कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मैं पूछूं स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, ये चीजें थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो मैं पूछूं कि एक अंक की स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे सर एक ही होता है या फिर 0 होता है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं पूछूं दो अंकों की सबसे, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, लार्जेस्ट नंबर, एक अंक का सबसे छोटा नंबर 0, तो सबसे बड़ा कितना 9। फिर ये हो गया एक डिजिट में, एक अंक का। अगर 2 डिजिट की बात करें दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10 और सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 99। 3 अंकों की बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर 3 अंकों में सबसे छोटी संख्या होती है 100 और सबसे बड़ी संख्या होती है 90, 999। ठीक है, 999 होगी। अगर 4 डिजिट में बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर 1000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 999, सॉरी 5 हो गया। फिर 5 की बात करेंगे, 5 डिजिट में 5 अंकों में, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000, इसमें कितना हो जाएगा 99,999। इसी प्रकार आगे भी आप चेक कर सकते हैं। ये आप चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना। आपके पास जो केस है वो कौन सा है, ये वाला है 4 डिजिट का। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 9,999। आपको जब इस प्रकार का सवाल सोल्व करना है, देखो 4 अंक, अगर सीधा बोलता वह सबसे बड़ी संख्या, तो वो एचसीएफ का सवाल बन जाता। लेकिन इसके साथ देखो, इससे पहले ये 4 अंक 2 अंक 3 अंक ये लग गया, इसका मतलब ये एलसीएम का सवाल बन गया। थोड़ा सा ध्यान रखना है।
7, 6, 10 का एलसीएम लो, 7, 6 और 10 का एलसीएम इंटू के लगा लो, प्लस का हो जाएगा, रिमाइंडर आना चाहिए 5 इस इनसे डिवाइड करने पर। अब आपने क्या किया, आप बोलेंगे सर हम इनका एलसीएम लेंगे तो 7 6 42 और ये आ जाएगा 210 के प्लस हो जाएगा 5, ये नंबर बढ़ना चाहिए, समझ गए। अब ये नंबर है ना जो 9999 के पास होना चाहिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो इस फॉर्म में बनेगी और इनसे प्रॉपर 5 5 का रिमाइंडर देगी। तो आप क्या करेंगे, जो 210 है इसको डिवाइड करो, 9 इसको डिवाइड करो 210 से, क्योंकि ये तो के है, जो डिवाइड करेंगे तो इसका पता चल जाएगा कि की वैल्यू कितनी है। तो 221 चौके 84, तो ये कितना आ गया 9 5 और 1 और 21 7 147 1470 आ जाएगा। तो ये बचेगा 9 2 1 129 बच गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप ये 2999 में से 129 माइनस करोगे, 9999 माइनस 129 कर दोगे तो जो संख्या आएगी वो डिविजिबल होगी 210 से कंप्लीट। कितनी आएगी 0, 9 में से 7 और 9 में से गया 8 और ये हो गया 9870। मतलब क्या हुआ दोस्तों, हम इसको रफ कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि 210 से डिवाइड करने पर 47 बार गया है तो वो संख्या बनेगी 9870 होगी, जो इनसे डिविजिबल होगी, इसका मल्टीपल बनेगा। यही है ना, 47 गुणा कर दिया, प्लस कितना है 5, तो ये संख्या बनेगी आपकी 9875। समझ आई क्या सभी को, बताइए। ठीक है, इस तरीके से हम इसका बेसिक करते हैं। इसका के गुणा देख लेते हैं कितनी बार जा रहा है, जो रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर दिया हमने, ये वाली चीज है ना। तो ये संख्या है, ये 210 का मल्टीपल है, कितने गुणा है 210 इंटू 47 है ये, समझ गए। तो ये 210 इंटू 47 प्लस रिमाइंडर 5 इसमें ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक खुदरा विक्रेता 60 किलो ने खरीदना चाहता है और उन्हें 72 के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात करें। ये दोस्तों कई तरीके के सवाल बनते हैं, सीपी और एसपी। खरीदता है बेचता है, 60 किलो ने खरीदता है तो एक का एसपी, एक खिलौने का एसपी अगर एक एससीपी मान लो, एक खिलौने का सीपी एक सीपी मान लो, तो 60 खिलौने का सीपी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 60 सीपी हो जाएगा। अगर मैं एक खिलौने का सीपी एक सीपी रुपये है तो 72 खिलौने का क्रय मूल्य या सीपी कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे तो 72 सीपी हो जाएगा। ठीक है, 72 सीपी हो गया। अब यहां से देखो सीपी सीपी कैंसिल हो जाएगा, तो 12 5 60 और 12 6 72, या फिर 2 का गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे सर 2 का यहाँ भी कर दो, 10 से 12 का मतलब 20% आंसर हो जाएगा। समझ आई क्या बात सभी को। आप बोलेंगे सर आप सीपी क्यों लगाते हो, आप दोस्तों सीपी मत लगाओ, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा जब आप इसमें एसपी वाला सवाल करोगे, उसको बनाओगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है तो 72 वस्तु का क्रय मूल्य 72 रुपये, 60 वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपये, 60 72 सीधा निकाल दो। लेकिन यहाँ पे एसपी के बराबर होगा या क्रय मूल्य लाभ के बराबर होगा, तो उन चीजों में ये लगाना बढ़िया रहता है, कंफ्यूजन नहीं होती, आपको कोई भी ट्रिक रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल देखिए, दिल्ली लखनऊ और जयपुर से बसें 12 18 और 27 मिनट पर चलती है, यदि सभी बसें 6 AM पर एक साथ चलती है तो अगली बार वे एक साथ कब चलेगी। तो आपको सिंपल सा सवाल है, एलसीएम लेना है, 12 18 और 27 का एलसीएम कितना आएगा बताओ। आप बोलेंगे सर 27 का डबल 54 में नहीं जाएगा, 27 का तो 12 में से इसमें 4 रह गया, 18 27 चौके 8, ये पूरा पूरा जा रहा है तो 108 मिनट आ गया इसका एलसीएम। 108 मिनट का मतलब 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा और 48 मिनट बन जाएगा। 1 घंटे 48 मिनट बाद दूसरी बस चलेगी, तो 6 बजे चली है तो 6 बजे में आप 1 घंटा 48 मिनट ऐड कर दीजिए, 1 घंटा 48 मिनट, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 7:48 पर क्या होगा ये चलेंगे। अगला सवाल, यदि किसी संख्या का 40% उसके 25% से 36 अधिक है तो संख्या निकालो। कोई भी संख्या है, मान लो 100 है ना, 100 का 40% 40 और 100 का 25% 25, ये कह रहा है कि 40% 25% से कितना अधिक है 36 अधिक है, मतलब इनका डिफरेंस कितना आ गया बताओ 15 आ गया ना। तो 15 की वैल्यू होगी 36, तो आपको 100 की वैल्यू चाहिए, तो 3 से करेंगे 5 बार, 3 से करेंगे 12,
इसको 20 से गुणा कर दो दोनों साइड, इसको भी 20 से कर दो, तो 12 दूना 24, 240। समझ आया? इसका 40%, इसका 25% से 36 अधिक है, तो 15 रेशियो का 15% या 15 रेशियो का अंतर आ गया। 100 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि संख्या आपने कितनी मानी है? 100। अगला सवाल, ये सवाल थोड़ा नए टाइप का आया था, ठीक है, मैंने पहले भी करवाया था दोस्तों आपको वीडियो बना के जब पेपर था। देखो, आपको मैंने बोला कि जब भी नो एक्स इस प्रकार है तो आपको ये नियम तो पता ही होगा, ए की पावर n माइनस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। क्योंकि माइनस है तो आप इसको ये लिखते हैं ए की पावर m इंटू ए की पावर माइनस n। ऊपर माइनस है तो इसको नीचे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगी, नीचे वाली को ऊपर लेके जाते हैं तभी तो माइनस होती है। तो यहां से आप बोलेंगे सर नो एक्स माइनस है, नो एक्स डिवाइड बाई कितना? नो की पावर 1। देखो, नो एक्स इंटू में नो की पावर -1, तो नीचे आएगा तो नो की पावर 1 बचेगा, इक्वल टू 72 है। तो नो एक्स आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1/9, बराबर हो जाएगा 72। अब नो की पावर x इक्वल टू ये बचेगा 9 एकम 9, 8/9 बचेगा। तो 72 को 8/9 यहाँ लिख लो, यहाँ पे लिख दो 9/8। 8 से करेंगे 9 बार 9 9 81, मतलब 9 की पावर 2। आधार समान है तो घाते भी बराबर होगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आ गई। इसमें पुट करो, 2 दूए 4 माइनस 1 और 2 दूए 4 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? 3/7। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट ये सवाल दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का है। देखो, वी बोर्ड मास का यूज करना है। आपके पास यहाँ से ब्रैकेट शुरू करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर ही दोस्तों आपके पास क्या है? ये बार दिया हुआ है आपको, ठीक है, इस प्रकार बार है। तो 2.2 में से 1.8 जाएगा तो कितना बचेगा? बताओ, 0.4। और 0.4 अंदर प्लस है ना, 0.4 अंदर तो प्लस है, तो 3.2 और यहां से बचेगा दोस्तों कितना? बार से 0.4, तो ये 2.8 आएगा। यहां से कितना आएगा दोस्तों? 2.8। 33 बार 3.3 मतलब 33 में से ये 28, 3.3 में से 2.8, तो ये फिर कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 0.5। ये 6.5 में से 0.5 6 बचेगा, 6 में से 10, 10.5 में से ये तो 4.5, तो इसका मतलब आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। समझ आई क्या बात सभी को? तो वी बोर्ड मास है दोस्तों, तो इसको पहले सोल्व करना है। सबसे पहले वी बोर्ड मास ऐसे लिखा जाता है, आपको पता है, आपने पढ़ा है। तो सबसे पहले इस बार ब्रैकेट होता है, इसको सोल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट में भी ये ब्रैकेट, फिर ये मंझला ब्रैकेट, फिर ये बड़ा ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ को सोल्व करते हैं, फिर डिवाइड को सोल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को सोल्व करते हैं, फिर एडिशन को सोल्व करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन को सोल्व करते हैं। इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी को इसी फॉर्म में चेक करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से दूसरे बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी त्रिज्या पहले बेलन की त्रिज्या की आधी है। यदि बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या 7 और 4 है तो दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो, ये सवाल थोड़ा सा है कैलकुलेटिव, है सिंपल, लेकिन कैलकुलेटिव तरीके से बना रखा है। आपको ऊंचाई दे रखी है 7 और रेडियस है कितनी? 4। एक तो फर्स्ट सिलेंडर है, पहला सिलेंडर, एक आपके पास दूसरा सिलेंडर। इसकी रेडियस कितनी है? 4 है। इसकी हाइट कितनी है? 7 है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है? आप बोलेंगे सर इसकी 2 मान लो, इसकी 1 मान लो। इसकी रेडियस देखो पहले वाले की आधी है तो ये 2 हो जाएगी। इसकी हाइट 2, ये अपने को पता नहीं, इसकी h1 मान लो। तो पहले इसने बोला कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले बेलन का क्या आएगा? 2πr, r का मतलब 4, h का मतलब 7। ये दूसरे बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसकी वैल्यू r का मतलब कितना? 2 इंटू h प्लस आर। h कितना? h2 मान लो, h प्लस r, इसकी इक्वल है। ध्यान से देखो दोस्तों, क्या मैंने करा, इसका तो है कर्व सरफेस एरिया, इसके संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया की इक्वल है दूसरे बेलन की, इससे निकाला है मैंने दूसरा 2πr h प्लस r। यहाँ से 2π से 2π कैंसिल है, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 साथ 14। h2 की वैल्यू देखो 14 बराबर h प्लस 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 12। क्या बात समझ आई सभी को? अब इसने बोला दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो 2π
R2 इंटू H2, यही आएगा। 2 पाई में ही है, R की वैल्यू कितनी है 2, H की वैल्यू कितनी है 12, 12 दूना 24 दूना 48, तो 48 पाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 48 पाई। अगला सवाल देखिए, ये सवाल दोस्तों कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। कैसे? साइन 6 इक्वल टू कोस 12 है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने चीजें क्या पढ़ी है, आपने ये पढ़ा है कि साइन ए इक्वल होता है कोस बी के। कब? जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री हो। ये केस पढ़ा है क्या, बताओ। साइन ए कोस ए और टेन ए बराबर किसके होता है, आप बोलेंगे सर कोट बी के। तो सेक ए बराबर किसके होता है, आप बोलेंगे सर कोसेक बी के। क्या ये केस पढ़े हैं क्या, तीनों के तीनों आपने पढ़े हैं। तो इसके बेस पे सवाल आपके पास आया है, तो इनसे क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर 6a और 12a कितना बनेगा 18a इक्वल टू किसके होगा 90 के। a की वैल्यू कितनी आ गई 5, a की वैल्यू 5 है तो 9 5 45, तो 10 45 का मान, और यहाँ भी कितना है कोट 45 का मान। देखो सबसे सिंपल मान होता है 1 प्लस 1, आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना 2। अगला सवाल देखिए, एक समचतुर्भुज आकृति के मैदान के विकिरण दिए हुए हैं, मैदान का परिमाप निकालना है। आपके पास कोई भी एक समचतुर्भुज है, ठीक है, एक सेकंड, एक समचतुर्भुज आपको दिया है और इसके विकिरण दे रखे हैं आपको, ठीक है, 2 विकिरण है, ठीक है, 2 विकिरण बना देते हैं। अगर आप दोस्तों एग्जाम में कर रहे हो तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है आपको, चीजें अगर क्लियर है तो। एक विकिरण है 224, तो ये 224 ये 112 हो जाएगा, ये भी 112 हो जाएगा। ये 420 है तो ये 210 हो जाएगा, ये भी 210 हो जाएगा। ये विकिरण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, समचतुर्भुज के विकिरण, ठीक है। और ये 90 के सामने भुजा क्या होगी, ये फिर कर्ण हो जाएगी। इसमें भी देखो ये सारे सेम होते हैं, ये कर्ण है, ये भी कर्ण हो जाएगी। आप इस ट्राइंगल को उठा लो, इसको उठा लो, सेम है सारे, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। इसमें से 90 के सामने की भुजा निकालनी है, ये 112 है, ये 210 हो जाएगी, तो ये निकालनी है। इनमें रेशियो बनाओ, कितने का 7 का, 7 का करोगे तो 14, 7 का करोगे तो 30, और तीसरी भुजा तो के है, पता ही नहीं। फिर आपने काटा इसको, 2 7 14, 2 से किया 15, 2 से करेंगे सॉरी 7 ये कितना बनेगा, 7 का डिवाइड जाएगा क्या, 7 21, 16 7 यहाँ पे 16 आएगा ना, फिर 16 7 112 होता है। ये 8 आना था, ये 15 आना था, 8 15 तो ये 17 प्लेट दिख रही है आपको। इसका मतलब 8 की वैल्यू कितनी है, आपने 16, इसको ऐसे करना था दोस्तों, थोड़ा सा मैंने पहले ही काट दिया। 210 है, 112 है, यहाँ पे तीसरा हमें पता नहीं कितना आएगा। इनका रेशियो निकाला आपने कितना, 3 से और 6 से, 7 से जाएगा ना, 7 से भी जाएगा और 14 से जाएगा, तो ये आएगा 15, 14 15 210 होते हैं, 14 7 14 8 112 होता है। अब आपने देखा 8 15 तो ये आएगा दोस्तों 17, ट्रिपलेट होता है ना, क्योंकि ये कर्ण है तो ये कर्ण ही आएगा, सबसे बड़ी भुजा आ रही है। 15 का ये कितने गुना है 14 गुना, तो ये भी 14 गुना हो जाएगा, तो 4 7 28, तो 17 इंटू कितना हो जाएगा 14, ये भी 14 गुना कर दो, तो ये तीसरी भुजा आ जाएगी 17 इंटू 14। ये आ गई आपकी इसकी वैल्यू 17 इंटू 14। इसका परिमाप चाहिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा बराबर होती है, 4 का गुणा कर दो, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। 4 चौकी 16 7 112, 2 आएगा ना, तो 17 चौकी 68 इंटू 17 कर दो, क्या दिक्कत है, सॉरी 2 ही आ रहा है क्या, 17 चौकी 68 इंटू 17 नहीं, 68 इंटू 14 है, तो 14 8 100, 14 7 98, 14 8 112, 11 14 6 84 85 95, तो ये 952 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, 2 कारों की चाल का अनुपात दिया है, तेज चलने वाली कार 2 घंटे में 140 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो एक तो फास्ट होगी, एक होगी स्लो, फास्ट स्लो। फास्ट की दोस्तों ये कह रहा है कि तेज चलने वाली कार 2 घंटे में 140 करती है, तो 1 घंटे में 70 जाएगी, तो स्पीड कितनी आ जाएगी फास्ट वाले की 70 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अब कह रहा है धीमी चलने वाली कार सामान्य समय में कितनी दूरी तय करेगी, तो इनका रेशियो दिया हुआ है क्या, चाल का अनुपात 5 और 7, तो ये फास्ट है तो फास्ट के सामने तो ज्यादा वाली आएगी 7 रेशियो, इधर आएगा 5 रेशियो, है ना,
ध्यान देना है थोड़ा। 7 की वैल्यू 70, तो 5 की वैल्यू 50, तो 2 घंटे में ये कितना करेगी? 50 की चाल से 2 घंटे में ये 100 किलोमीटर तय करेगी। कौन सी? स्लो वाली। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला सवाल, एक चतुर्भुज ABCD जो भी है, AB समांतर है CD के, E और F विकर्ण AC और BD के मध्य बिंदु है। यदि AB 74, BC 91, TC दिया हुआ है, AD दिया हुआ है, EF की लेंथ निकालनी है। आपके पास दोस्तों ये सवाल है, ये इस प्रकार का सवाल बनता है। कौन सा? जो हम करते हैं किसका? बताओ किसका करते हैं? आप बोलेंगे सर ये सवाल हम करते हैं समलंब चतुर्भुज में। तो AB समांतर है किसके? ABCD, CD के समांतर है। AC और BD के मध्य बिंदु है, विकिरण AC है, देखो AC विकिरण है और BD विकिरण है, तो ये बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा BD हो जाएगा और ये हो जाएगा दोस्तों आपका AC। इन विकिरणों के मिड पॉइंट है तो यहां पर बनेंगे, शायद तक यहां भी बने, हमने इनको मिला दिया E और F पॉइंट। ठीक है, E और F, इसका मतलब ये बनेगा दोस्तों E इसका है और F इसका है। कोई फर्क तो नहीं पड़ना, फिर भी आपको लिखना ध्यान से, जैसे बोला है वैसे लिखा करो। ये आपको लेंथ बतानी है कितनी है ये। तो आप देखो ये दोनों भुजाएं समांतर होती है, इसने बोला भी है AB समांतर है DC के, ठीक है समांतर है, बाकी दो भुजा का कुछ नहीं बोला। तो आपने देखा इसको हम क्या करते हैं, जो AB और CD है इनका डिफरेंस करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये आ जाता है आपकी EF की लेंथ। तो AB और कितना है? AB आपके दिया है 74, ये 74 है, और ये दिया हुआ है दोस्तों कितना? 91, सॉरी 91 तो BC है। CD की वैल्यू 26, इनको उल्टा बनाना था, AB इधर लिखना था, कोई बात नहीं, अपना आंसर आना चाहिए। डिफरेंस लेना है, 74 माइनस 26 कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, तो ये बचेगा 8 और ये बचेगा दोस्तों 4/2, तो आपका 24 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक और इसमें सवाल बनता है, अगर भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो वो रेखा भी तो यहीं से जाएगी ना, इस प्रकार, इससे अलग जाती है वो, इसकी सेम नहीं जाती। ठीक है, तो उसकी लेंथ क्या होगी? इन दोनों को ऐड करके, AB और AB प्लस CD को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो, तो वो बन जाएगी PQ, मान लो इसको, तो PQ की लेंथ हो जाएगी। ये क्या होती है? भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने पर रेखा की लंबाई, ये ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौने पर निम्नलिखित स्कीमें देता है। देखो ABCD 4 आपको दी है, एक ग्राहक को 10 खिलौने खरीदने हैं, उसके लिए कौन सी स्कीम सबसे बेस्ट, कम लाभप्रद होगी? ग्राहक की बात करता है दोस्तों, कस्टमर की, तो इसके लिए सबसे बढ़िया कौन सी होगी? जिसमें डिस्काउंट सबसे ज्यादा मिलेगा और डिस्काउंट सबसे कम मिलेगा, वो क्या होगी? कम प्रॉफिट होगी, कम लाभप्रद होगी, कम लाभ मिलेगा उसमें, तो इसमें ज्यादा लाभ मिलेगा। तो इसने पूछा ग्राहक के लिए सबसे कम लाभप्रद, मतलब आपको डिस्काउंट मिनिमम निकालना है, कौन सा डिस्काउंट आएगा। तो आपने चीजें थोड़ी सी दोस्तों ध्यान से देखनी है। 44 और 12, यहाँ 18, 43 और 22। देखो मैंने आपको एक 44% का डिस्काउंट दिया, एक 12% का डिस्काउंट दिया, पहली ए कंडीशन में। बी कंडीशन में ये बोल रहा है, एक तो मैंने दिया 48% का डिस्काउंट, एक दिया मैंने 43% का डिस्काउंट और एक दिया मैंने 23% का डिस्काउंट। बताओ इन दोनों में मेरे को ज्यादा डिस्काउंट किस पे मिला और कम किस पे मिला? आप बोलेंगे सर यहाँ 44 है, यहाँ 43, यहाँ 12 है, यहाँ 23, बाकी इसमें है ही नहीं, इसमें 18 का और मिल रहा है। मतलब इन दोनों में ए और बी में कौन सा डिस्काउंट सबसे ज्यादा है? बी ज्यादा है, तो मतलब कि अपने को तो कम बढ़ा चाहिए, तो बी को तो हम वैसे ही काट देंगे, अभी तक तो ए कम है, समझ आई ना, बी का तो मैक्सिमम है, इसको छोड़ देंगे। इस प्रकार दोस्तों आप इसको जल्दी कर सकते हैं, चीजों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए ताकि चीजें आप एग्जाम में छोड़ पाए, नहीं तो ऐसी कैलकुलेशन करोगे ना तो फिर ये सवाल तो छोड़ने वाला है, इसको नहीं कर पाएंगे वहां पे। पहले पेपर से बाद आप आके घर पे तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले 4 खिलौनों पर 4%, सी का देख रहे हैं, 4 पर कितना है? 8% डिस्काउंट, और बाकी कितने बच गए? 10 खरीदने थे 6, इन पर आपको दे रहा है 38% का डिस्काउंट। तो इनका रेशियो बना लो 2:3, तो 8 दूनी 16, 38 दी 114, 114 और ये बन गया 130, 130 में 5 का डिवाइड करेंगे तो आपके आ गया 26% डिस्काउंट। ठीक है, अभी तक हमें नहीं पता ए और सी में कौन है,
ठीक है, क्योंकि इसका हमने कैलकुलेट नहीं किया। इसका कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 44 और 12 56 है। 56 में से थोड़ा सा माइनस करना है, कितना, 12 चुके 48, 48 और 4 52, तो 5.28, तो ये तो आएगा 50% के अप्रोक्स, 50 से प्लस ही आएगा, मतलब ए भी कट गया, सी बचा। अब सी और डी में देखना है। डी में कहता है 10 खिलौने खरीदने पर ग्राहक को केवल 7 खिलौने के मूल्य का भुगतान करना पड़ता है। मतलब क्या हुआ, 10 खिलौने खरीदना था, 10 ही खरीद रहे हैं, 7 है ना, 7 के भुगतान करना पड़ता है। इसका मतलब 7 के पैसे दिए और इसको मिले कितने, 10, तो आपको 3 का प्रॉफिट मिला है। किस पर मिला है, टोटल 10 पर, है ना, तो आपको 30% डिस्काउंट मिल गया यहाँ पर। तो ये थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है इसने, ध्यान देना है इसको। तो ये 26, ये 30, तो सबसे कम मिला आपको सी में, ऑप्शन नंबर सी आंसर बनेगा। ठीक है, तो सवाल को अगर इसको हम करने बैठते इन दोनों को, इसका मतलब है कम से कम आपके 3 से 4 मिनट पूरे सवाल को सोल्व करने में, कम से कम बोल रहा हूँ 3 से 4 मिनट में हो गई है, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी है। चलिए अगला सवाल देखिए। एक विद्यार्थी ने 3 परीक्षाओं में 2, 3, 7 के 12 अंक के साथ 75, 80, 90 के अंक प्राप्त किए। भारित औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखो 2, 75, 3 और 5, 3 में है 80 और ये है 90। तो आप देखो दोस्तों, इनको करो, कितना आएगा, 75 दूना 150, 80 दिए 240 हो जाएगा, और ये 5 नहीं 45, 450, टोटल कितना बनेगा, 0, 5, 9 और 5 14, 4, 6, 7, 8। डिवाइड किससे करना है, 3 और 2 5 और 5 है 10 से, तो आ जाएगा आपका कितना, 84। तो आपका भारित औसत कितना आ गया, 84। ठीक है, सिंपल है दोस्तों, जैसे हम समांतर माध्य वगैरह में करते हैं, फ्रीक्वेंसी है उसमें ये डेटा दिया होता है, उनको गुणा करते हैं एफएक्स से, फिर टोटल फ्रीक्वेंसी का डिवाइड करते हैं, है ना, सेम तरीके का सवाल बन जाता है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 72 है। यदि बड़ी संख्या में 8 की वृद्धि कर दी जाए और छोटी संख्या में 6 की कमी कर दी जाए तो नया अनुपात ये बन जाता है। छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या आपको निकालनी है। तो दोस्तों बताओ कैसे करोगे। आपके पास दो संख्याएं, एक बड़ी एक छोटी, बी बड़ी सी छोटी, दोनों संख्याओं का योग 72 है। इसमें 8 की वृद्धि की आपने, बी प्लस सी हो जाएगा, सॉरी बी प्लस नहीं, बी प्लस 8 हो जाएगा। और छोटी संख्या में आपने क्या की, 6 की कमी कर दी, तो रेशियो कह रहा है कि 3:2 हो गया। ठीक है, हो गया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी और सी का रेशियो बन जाएगा, तो 2b है ना, और ये 2 8 16, तो 2b प्लस का 16 इक्वल टू 3c माइनस का 3 6 18, 3 6 18। ओके, अब 2b माइनस का 3c इक्वल टू कितना आएगा बताओ। आप बोलेंगे सर ये 16 इधर जाएगा तो माइनस का 34 बनेगा। इक्वेशन एक तो ये बन गई और एक आपके पास ये है। इन दोनों को सोल्व कर दो आपस में। क्या करोगे आप बोलेंगे सर इस इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, छोटी संख्या चाहिए ना, तो बड़ी संख्या को खत्म कर दो। 2b प्लस 2c बराबर में 72 दूना 144। ये माइनस तो ये माइनस कैंसिल हो गया। ये माइनस का 5c 34, ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया 7 और 178 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो c की वैल्यू आएगी 170 में डिवाइड करना है 5 का, 2 का गुणा कर दो ऊपर नीचे, 2 8 16, 2 7 14, 15, 2 1 2 और 1 3, नीचे 10 से 35.6 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। और भी तरीके हैं दोस्तों, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको चीजें इसी प्रकार पता होनी चाहिए, कहीं भी वो फंसा सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, के संख्याओं का एवरेज x है, किन्हीं दो संख्याओं में से प्रत्येक, है ना, प्रत्येक से 48 घटाया जाए तो नया एवरेज x माइनस 12, तो k का मान ज्ञात करो। देखो k संख्याओं का एवरेज आपको x दिया है, और संख्याओं में से आपको देखो दो संख्याओं में से आपने 48 माइनस किया है, मतलब संख्याओं को कम किया है, संख्या को नहीं निकाला। k संख्याएं मान लो 10 संख्या, तो 10 की 10 है, 10 में से कोई दो संख्या ऐसी है जिसमें प्रत्येक में से 48 आपने माइनस किया है, तो आपके पास एवरेज रह गया x माइनस 12। एवरेज में कमी कितने की हुई, 12 की। कितनी संख्याओं में हुई है, 12 इंटू के संख्याओं में। आप इस प्रकार गुणा करते हैं ना, तो 12 इंटू के की कमी हुई है। लेकिन एक्चुअल में कितनी कमी की है, आप बोलेंगे सर दो संख्या है, 48 इंटू 2 हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक में 48 की कमी की है। तो
के की वैल्यू 12 8 96, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, बी आंसर। समझ आई क्या बात सभी को। अगला सवाल, दो बहनों की आयु का योगफल 44 है। यदि उनमें से एक की आयु दूसरी की आयु के दोगुनी से 4 वर्ष कम है तो उनकी आयु का डिफरेंस पूछा है। देखो प्रेजेंट और इसको फ्यूचर कर लो। दो बहनों की आयु का योग दिए 44, एक की आयु दूसरी की आयु की, मान लो एक की आयु x है तो दूसरी बहन की आयु 2x प्लस कितनी हो जाएगी 4, 2x माइनस 4। एक बहन की आयु x है तो दूसरी की इससे 2x 2 गुना है, उससे 4 कम है, और टोटल कितना है 44 है। टोटल कितना है इनकी आयु 44। 3x माइनस 4 बराबर 40, 3x बराबर कितना आ जाएगा 48, 3x बराबर कितना आ जाएगा 48, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, x की वैल्यू आ जाएगी 16। तो इनका डिफरेंस कितना है, या तो ऐसे कर लो, क्या कर लो, या तो इसमें वैल्यू रख लो या फिर यहीं से डिफरेंस देख लो। 2x माइनस 4 माइनस x माइनस 4 आएगा डिफरेंस इनका, देख लो। x की वैल्यू कितनी है 16, 16 में से 4 गया 12, तो इनका डिफरेंस आ गया 12। नहीं तो आप x की वैल्यू 16 रखते, 16 दूना 32 में से 4 गया कितना आ गया 18, 28 सॉरी, इनका डिफरेंस भी देखोगे तो भी कितना आ जाएगा 12। अगला सवाल, ये सवाल दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसके कॉन्सेप्ट। देखो कौन सा, हमारे पास a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc या इक्वल टू 3abc होता है जब a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या हो 0 हो, तीनों का सम 0 हो। हमारे पास इसमें हम ऐड करेंगे तो ये 0 बनेगा, इसका मतलब ये 3abc के इक्वल है। 3 इंटू a की वैल्यू 24, b की वैल्यू माइनस 7, c की वैल्यू माइनस का 17, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा में, तो 3 चौके 12, 2 साथी 14, 4 साथी 28, 8 आएगा यूनिट डिजिट, आंसर हो गया। अगला सवाल, दो नल एक टंकी को 4 घंटे और 11 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल 11 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। 11 में भर रहा है, ये 11 में खाली कर रहा है, तो डिपेंड किस पे करेगा, इस 4 घंटे पे। तो 4 घंटे में एक टंकी को ये कर रहा है दोस्तों, कितने घंटे में 4 घंटे में भर रहा है, तो 1/4 भाग कितने समय लगेगा भरने में खाली टंकी का, बोलो। ये कह रहा है सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी का 1/4 भरने में कितना समय लगेगा। हाँ ठीक है, क्योंकि ये भरने वाले थे, इसमें से ये इसको नलीफाई करता रहेगा 11 घंटे और ये 11 घंटे, ठीक है। तो 1/4 भाग, तो एक का 1/4, 1/4, तो इसका भी 1/4 घंटा ही लगेगा, तो 1/4 घंटे का मतलब हो गया इसका कितना आ गया 1 घंटा, ठीक है। अगर पूछता है इसका 5 गुना भाग भरना है टंकी का तो 5, तो कितना टाइम लग जाता है, इसका भी 5 गुना कर देते 20 घंटे, ठीक है। अब आपके पास सवाल यही था जो मैंने आपको बता दिया, उसको लिख लीजिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अगला सवाल, मूलधन 1000 है, 5% दर है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10%, 1000 का 10% 100। अगला सवाल, एक टेलीविजन की कीमत 50,000 है, विक्रेता पहले 70% पर 15% और शेष 30% पर 5% छूट देता है, कुल छूट निकालनी है। पहले 70% भाग 70% और फिर 30% भाग, टोटल 100% माल था आपके पास, 100% वस्तु थी, 100 वस्तु थी, 100 में से 70 वस्तु पर आपने 15% का डिस्काउंट दिया है और 100 में से 30 वस्तु बची है उस पर दिया इसने 5% का डिस्काउंट। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, इनका रेशियो बना लो, तो आपके पास रेशियो आएगा 7:3, मतलब 7:3। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 15 7 105 और ये बनेगा 5 दिए 15, ठीक है। 105 और 15 बनेगा दोस्तों 120 बनेगा टोटल, 120% का डिस्काउंट कितनी वस्तु पर, 10 पर, 10 पर 120 है तो एक प्रत्येक वस्तु पर कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 12% डिस्काउंट, इसमें 10 का डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, इसका कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है, सिंपल है। अगला सवाल, किसी टंकी को 2 नल M और N द्वारा भरा जा रहा है, M टंकी को 18 घंटे में भरता है, N 9 घंटे में। टंकी के तल में रिसाव द्वारा पूरी तरह भरी हुई टंकी 27 घंटे में खाली हो सकती है। रिसाव जारी रहने पर यदि दोनों नल खुले रखे जाएं तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। M N ये भरता है दोस्तों कितने में 18 में, ये भरता है 9 में, और जो रिसाव है खाली करने वाला इसको इस प्रकार लिख लो, ठीक है।
ये करता है दोस्तों 27 घंटे में खाली। टोटल वर्क दोस्तों 27 दूना 54, ये मान लो। तो 18 तिये 54, 9 छिके 54, 27 दूना 54, ये खाली करने वाला है, ऊपर वाले दोनों भरने वाले हैं। ये कह रहा है क्या, रिसाव जारी और दोनों नल भी खुले, मतलब तीनों ही खुले हैं। 3 और 6 9, ओवरऑल 7 भरा जाएगा। तो 54 में 7 की दर से पानी भरा जाएगा, कितना टाइम लगेगा, 7 7 49, 5 बटे कितना आ जाएगा 7 घंटे। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, एक ट्रेन 3 घंटे तक 72 की चाल से चलती है, 1.5 घंटे तक 60 की चाल से चलती है, ट्रेन की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो 72 तिया 216 किलोमीटर चल गया 3 घंटे तक। 15 डेढ़ मतलब 1.5 घंटे तक 60 की चाल से, 15 छिक्की 90, तो ये हो जाएगा 90 किलोमीटर। कितने घंटे, 1.5 घंटे। तो टोटल हो गए दोस्तों 4.5 घंटे। 200 ये कितना हो जाएगा, ये अगर 100 होता इसमें तो ये कितना बनता बताओ, 316, लेकिन 306 बनेगा। बनेगा क्या, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 लगेगी। 15 दूना 30, 0 15 चौकी 60, 15 से करेंगे 3 बार, 3 छिके 18, 3 8 24, तो 68 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी एवरेज स्पीड बन जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, दो ट्रेनें एक्स और वाई समानांतर पटरियों पर चल रही है। ट्रेन एक्स की लंबाई 200, चाल 72 है। ट्रेन वाई की लंबाई 300, दोनों विपरीत दिशाओं में चलने पर एक दूसरे को 15 सेकंड में पार करती है। अब देखो, दोनों विपरीत दिशा में चलेगी, ठीक है, दो विपरीत दिशा में पार करेगी, तो ये अपनी लेंथ पार करेगी। 200 मीटर की एक ट्रेन है, 300 मीटर की दूसरी है, तो 200 और 300 होगी टोटल 500। और टोटल कितना टाइम लग रहा है, 15 सेकंड लग रहा है, ये 15 सेकंड में। दोनों विपरीत दिशा है तो स्पीड ऐड होगी, इसकी स्पीड x है, इसकी y है, तो x प्लस कितनी होगी, y होगी। बताओ, तो आप बोलेंगे सर एक की स्पीड तो 72 है, 72 प्लस हम x कर लेते हैं दूसरे की, एक की मान लो, एक की तो दे रखी है, एक की निकालनी है आपको। तो एक जा रही है, एक इसको वापिस आ रही है, इसकी 72 है, तो ये इसकी मान लो x है। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। फिर ये क्या कह रहा है, दोनों समान दिशा में चलेगी, तो 500 की दूरी तय करेगी दोनों। बताओ, आपको टाइम निकालना है, तो यहाँ पे आएगी रिलेटिव स्पीड, वो कितनी आएगी, x और y का डिफरेंस, तो यहाँ से x निकालो। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसलिए x भी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको 5/18 से गुणा कर दिया हमने, तो मीटर प्रति सेकंड बन गया। 5 से इसको काट दिया हमने 100 बार, 5 से इसको काटेंगे 20 बार, 5 से इसको काटेंगे 3 बार, 3 से इसको काटेंगे 6 बार, 6 से करेंगे 120, बराबर में आ जाएगा 72 प्लस x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 28 48 आ गई। अब एक की चाल 72 है, एक की चाल 48 है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो 48 और 72 का डिफरेंस आएगा 24। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से गुणा कर दो, ठीक है। 5 से इसको करेंगे 100 बार, और ये 6 चौके 12 या 6 चौके 24, और 6 से इसको करेंगे 3, 4 से इसको करेंगे 25, तो 25 दिया 75 सेकंड आपका आंसर बन जाएगा। बात समझ आ गई ना सभी को। हमने क्या किया, दो ट्रेनें थी, इससे एक की ट्रेन की चाल दी थी, दूसरे की निकाल ली 48, फिर हमने इसके अंदर वैल्यू पुटिंग कर दी, आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए, यदि 5 और 10 दिए गए हैं तो इन संख्याओं का तृतीय अनुपाती निकालो। तो 5 10 और तीसरा अनुपात c मान लो। c की वैल्यू क्या होती है, b का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 बटे a, है ना, b स्क्वायर बाई a, तो ये आ जाएगा दोस्तों 20, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी क्लास थी, 30 क्वेश्चन थे, 30 के 30 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट है और बढ़िया तरीके से कवर किए हैं, सारे के सारे सवाल बिना किसी अदर बातचीत के। कॉन्सेप्ट सीखा है, सवालों को सीखा है, कैसे करना है, कैसे हम चीजों को एग्जाम में करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास आपको कैसी लगी है, इंगेजिंग लगी है, या कुछ चीजें सीखने को मिली है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, चीजें हम जो करवा रहे हैं उसका हमारे स्टूडेंट को, हमारे भाइयों को, बहनों को फायदा मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।